नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे उस परीक्षा की जो लाखों युवाओं के शिक्षक बनने के सपने को साकार करने का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। अध्यापक पात्रता परीक्षा, सफलता की संपूर्ण रणनीति। सही रणनीति, अध्ययन, समय का प्रभावी प्रबंधन और सकारात्मक सोच, ये वे आधार हैं जिन पर सफलता की मजबूत इमारत खड़ी होती है। अक्सर अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न होता है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, कौन से विषयों पर अधिक ध्यान दें, सीमित समय में बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त करें और पहली ही कोशिश में सफलता की संभावना कैसे बढ़ाएं। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज के हमारे करियर एक्सपर्ट हैं श्री कुलदीप गैरोला जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। कुलदीप जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद पांडे जी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हजारों युवाओं के सपना होता है कि वो शिक्षक बने और शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाओं को दें। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अध्यापक पात्रता परीक्षा क्या है? बहुत अच्छा विषय आपने चुना है आज चर्चा के लिए, जिसको लेकर के जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके मन में भी कई भ्रांतियां हैं। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जनरली टीईटी उसे कह देते हैं। तो ये जो परीक्षा है, ये अध्यापक जो हमारे विद्यालयों में जाएंगे उनकी गुणवत्ता अच्छी हो और वो अच्छे शिक्षक हमको प्राप्त हों, तो इस उद्देश्य के लिए ये पात्रता परीक्षा प्रारंभ की गई। वर्ष 2009 में बहुत बड़ा निर्णय हमारे देश ने लिया कि शिक्षा एक मूलाधिकार होगा 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और उस के अंतर्गत जो मूलाधिकार बनाया गया संविधान की धारा 21A में 86th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जिसमें शिक्षा को मूलाधिकार घोषित किया गया। मतलब ये एक जुडिशियल राइट है, अगर जिसके लिए न्यायालय की शरण भी ली जा सकती है अगर उसकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती है। तो उसमें गुणवत्ता एक अंतर्निहित बात है कि अध्यापक गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। तो क्वालिटी भी एक तरह से बच्चे का अधिकार है। तो उस अधिकार को पूरित करने के लिए ये कहा गया कि हमको अध्यापक बहुत गुणवत्तापूर्ण चाहिए। अच्छे अध्यापक होंगे तो विद्यालयों में शिक्षण अच्छा होगा। और एक बहुत अच्छी बात 1964 में शिक्षक कमीशन ने कही थी, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, जो आज भी मुझे सही प्रतीत होती थी। उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य इसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है जी। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम्स। तो ये भी एक बात है कि अगर अध्यापक अच्छे होंगे तो विद्यालयों की से जो बच्चे निकलेंगे उनका स्तर भी अच्छा होगा और अल्टीमेटली वो देश के बड़े बहुत ही योग्य और कुशल नागरिक बनेंगे जी। तो ये अध्यापक पात्र, इसके लिए फिर एनसीटी एक संस्था है जो भारत में शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक अर्हताओं का निर्धारण करती है, उसको ये दायित्व दिया गया। तो 2010 में उन्होंने जो शिक्षक की अर्हताएँ थी वो निर्धारित की और साथ में ये कहा कि इसके लिए एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो मतलब पहले प्रशिक्षण तो अध्यापक के लिए ज़रूरी है। जिस भी आपको अगर प्राइमरी का अध्यापक बनना है 1 से 5 का या 6 से 8 का, तो जो उसके लिए निर्धारित प्रशिक्षण है, जैसे DLED है या BEd है या उसके समकक्ष कोर्सेज हैं, वो तो करना ही है आपको। लेकिन उस कोर्स करने के बाद आप प्रशिक्षित शिक्षण के लिए हो गए, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा करने के बाद आप विद्यालयों में सेवा देने के लिए तैयार हैं जी। तो वो चाहे किसी भी प्रकार के विद्यालय हों, वो प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय हों, वो सरकारी विद्यालय हों, वो केंद्रीय विद्यालय हों, वो सेंट्रल स्कूल्स हों, वो तिब्बतियन स्कूल्स हों जो सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल्स हैं, तो जो जितने प्रकार के विद्यालय, इसके लिए भी धारा जो राइट टू एजुकेशन है उसकी धारा 2N में वो डिफाइंड है सारे विद्यालय। तो सबके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा जरूरी है जी। CTET की बात, और अभी आपने जिक्र भी किया CTET और UTET, ये क्या है, इनमें मुख्य अंतर क्या है, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों के सामने आपके द्वारा रखना चाहेंगे। देखिए, जब ये निर्धारित हो गया संवैधानिक रूप से कि अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, जो कि एक राइट टू एजुकेशन का पार्ट है, तो केंद्रीय स्तर पर ये काम जो है वो भारत सरकार ने CBSE को सौंपा और जो परीक्षा का नाम दिया गया वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा जो का दायित्व दिया गया वो CBSE को दिया गया। तो CBSE इसको करवाती है और ये वर्ष में 2 बार होती है।
तो ये केंद्र की तरफ से ये परीक्षा है और ये सभी लगभग सभी राज्य इस परीक्षा को मान्यता देते हैं। और जो टीईटी कही गई वो हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। फिर ये क्योंकि शिक्षा में राज्य को भी कार्य करने का एक अधिकार है संवैधानिक रूप से, तो वो उनको दिया गया कि आप भी अपनी पात्रता परीक्षा करा सकते हैं। तो उसका नाम UTET जैसे हमारे स्टेट में कहते हैं, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी तरह से हर स्टेट का अपना एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो अंतर क्या है, बड़ी बात यह है कि जो जैसे हमारी स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी है, तो वहाँ पर जो टीचर सेंट्रल टीईटी है, CTET है, वो मान्यता है, उसको भी मान्यता है। आप या तो सेंट्रल टीईटी कर लें या स्टेट टीईटी कर लें। हमारे स्टेट में भी यदि आप सेंट्रल टीईटी करते हैं और या स्टेट टीईटी करते हैं, दोनों प्रकार से मान्यता है। कुलदीप जी, जो अभ्यर्थी पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी किस तरह से करें? देखिए, पहले तो आपको ये निर्धारित करना है कि आप CTET में या TET देने जा रहे हैं तो आप कौन सा देंगे, आप किस वर्ग के लिए जाना चाहते हैं। आप कक्षा 1 से 5 के शिक्षण के लिए जाना चाहते हैं या 6 से 8 के शिक्षण के लिए जाना चाहते हैं। तो TET के 2 रूप हो जाते हैं या CTET के भी 2 रूप हो जाते हैं जी। एक तो कक्षा 1 से 5 है और दूसरा कक्षा 6 से 8 है। तो जो इन कक्षाओं के शिक्षण के लिए TET है, तो इसके लिए जो परीक्षाएँ होती हैं वो उसके 2 पेपर होते हैं हमेशा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। वो CTET में भी ऐसा ही होता है और UTET में भी ऐसा होता है। तो 2 जो ये पेपर होते हैं, 2 ये जो प्रश्न पत्र होते हैं, ये प्रश्न पत्र जो हैं आपके 150 अंक के होते हैं और इनके लिए 150 मिनट ही समय मिलता है। तो मतलब एक प्रश्न को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होता है जी। तो जो सामान्यतः जो नए अभ्यर्थी हैं तो उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी जो मूल अर्हताएँ हैं वो पूरी हो रही कि नहीं। जो शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चे, वो अगर अंतिम वर्ष में भी हैं तो TET और CTE में शामिल हो सकते हैं। तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि हमें किस वर्ग के लिए जाना है, हमारे पास किस वर्ग की योग्यता है, 1 से 5 की है या 6 से 8 की है। इसके बाद आपको पाठ्यक्रम को देखना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम है CTET का या TET का, तो जैसे मैंने बताया कि ये इसमें जो एक प्रश्न पत्र है वो पहला जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है जी। एक पोर्शन जो है जिसका 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होता है 1 से 5 के लिए। दूसरा फिर उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है जी, जो वो भी 30-30 मार्क्स की होती हैं। और फिर मैथमेटिक्स है और उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है। तो ये सब मिलाकर 150 नंबर बनते हैं और जो कि जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और माइनस मार्किंग नहीं होती है जी, निश्चित रूप से। और जो ये प्रश्न पत्र हैं इनकी चर्चा हम कार्यक्रम में आगे भी अभी करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की आपने बात की, तो हम इसे समझना चाहेंगे कि इन प्रश्न पत्रों की और इन विषयों की तैयारी किस तरह से की जाए ताकि अच्छे नंबर आ सकें। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और इसलिए पूछा आपने अच्छा प्रश्न क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है यदि जो CTET है चाहे TET है। पाठ्यक्रम भी लगभग मिलता जुलता है, कुछ एक अंतर है लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो CTET की तैयारी कर रहे हैं वो TET में भी अच्छा करेंगे और जो TET की तैयारी कर रहे हैं वो भी CTET में अच्छा करेंगे। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है इसमें हम जो शिक्षण की प्रविधियां हैं वो पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं जो शिक्षण की थ्योरीज हैं कि जो बड़े वैज्ञानिकों ने दी है, जैसे बायगॉस्की हैं और आपके कोहलर हैं, तो जो इसी तरह के कई और सारे शिक्षा शास्त्री हैं, तो उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं लोगों ने। तो उन सिद्धांतों को कक्षाओं में कैसे लागू करना है, वो शिक्षा सिद्धांत हमको क्या सिखाते हैं। तो ये शिक्षण की प्रविधियाँ और परीक्षण की प्रविधियाँ इसमें शामिल होती हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में है। इसका दूसरा भाग जो होता है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर होता है। उसकी एक अपनी पेडागोजी होती है क्योंकि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कोई दृष्टिबाधित हो सकता है, कोई किसी और तरह की जो उनके पास कोई विशेष आवश्यकता हो सकती है, तो उसके लिए उनको इंक्लूसिव वातावरण में कैसे पढ़ाया जाए, उनको बच्चों को मोटिवेट कैसे रखा जाए, तो ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ ये भी कि उनका मूल्यांकन कैसे हो, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, CCE कहते हैं, कि बच्चे का दैनिक मूल्यांकन हो, फिर जो गैप निकले उनको दैनिक आधार पर ही दूर किया जाए,
फिर साप्ताहिक हो, मानसिक हो, मासिक हो, और बच्चों के गैप्स दिए हुए, ये सब आपके पैडागोजी में आते हैं। लेकिन इसकी बड़ी विशेषता ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की, कि ये जब आप विषय के पेपर देंगे, गणित का दे रहे हैं, या इन्वायरमेंटल साइंस के प्रश्न कर रहे हैं, या लैंग्वेज के प्रश्न कर रहे हैं, तो सब में पैडागोजी है। उनको पढ़ाने की विधियाँ, लैंग्वेज पढ़ाने की विधियाँ अलग हैं, गणित के अलग तरीके हैं, गणित के लिए कुछ और काम करने पड़ते हैं, आपको टीचर को कुछ और तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी ये सबसे लिंक है। तो कहा जाए तो ये आत्मा है इस टेस्ट की। तो अगर आपका ये पेपर अच्छा है, इस पर अच्छा कमांड है, तो आप निश्चित रूप से और जगह भी अच्छा करेंगे, लैंग्वेज की पैडागोजी में, मैथमेटिक्स की पैडागोजी में, इन्वायरमेंटल साइंस की पैडागोजी में। जी, आप ट्रेनिंग एक्सपर्ट भी रहे हैं और विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में एडिशनल डायरेक्टर भी रहे हैं। भाषा का जो प्रश्न पत्र है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो पेपर है, तो इसकी तैयारी किस तरह से की जाए जिससे कि बच्चों का जो चयन है वो इस पेपर में अधिक मार्क्स लाएं और चयन उनका आसानी से हो जाए? देखिए, 2 भाषाएं चुननी होती हैं किसी को भी जी, जो जैसे आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कहा, ठीक है, जो इनमें अंक हैं, मैंने पहले बताए थे, इनके 30-30 मार्क्स के हैं, MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो जो पहला प्रश्न जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, दोनों में ही आपको उस विषय की व्याकरण, उस विषय का जो आपको पैसेज होते हैं वो पढ़ने, पहले उनका आंसर देना, उस विषय की कविताएं और उनका अर्थ निकालना। तो मुख्यतः जो फोकस होता है वो उस विषय के व्याकरण पर होता है। तो इसी तरह से पेपर 1 में, पेपर 2 में तो कुछ आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के आधार पर आपने एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश के पढ़ने के बाद आपने पेपर फर्स्ट में अगर बात करूं तो आपने उसके उत्तर देने हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अनसीन जो कहीं से भी कोई गद्यांश उठाएं, फिर उसके प्रश्नों का उत्तर दें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई पोएम लें तो उस पोएम के आप का उत्तर दें, उस पर आधारित प्रश्नों का, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड में इसी तरह से जो कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहते हैं, समझ भाषा की बड़ी चीज़ होती है, ऐसे ही पैराग्राफ आपको मिलेंगे। तो आपको मूलतः जो मूल ग्रामर है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए विषय की। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, आपके जो वर्ब्स हैं ये हैं, या स्पेलिंग्स हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ग्रामर, बेसिक ग्रामर आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेगी भाषा में। जी, शिक्षण क्षेत्र में आपका विषय रहा है फिजिक्स का। गणित और पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो इन विषयों की तैयारी अभ्यर्थी को किस तरह से करनी चाहिए? एक तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और जो बच्चे, जो विद्यार्थी इसको आगे TET को एक करियर के रूप में लेंगे, शिक्षण को, तो बड़ी बात ये कि जो क्लास 1 to 5 का आपका कंटेंट है, विषय हैं हमारे, खास करके हमारे प्रदेश में भी NCERT की बुक्स चलती हैं, हम उनको छपवाते हैं। तो जो NCERT का 1 से 5 का कंटेंट है, आपको वही मेजर कंटेंट है। तो थोड़ा सा जब आप तैयारी कर रहे हैं TET फर्स्ट की या CTET फर्स्ट की, तो 1 से 5 की जो CBSE की बुक्स हैं या NCERT की बुक्स हैं, उनका अध्ययन आपको करना है। उसमें जो गणित दी गई है वो गणित आपने पढ़नी है, वो विज्ञान जो आपको दिया गया है, थोड़ा सा उसमें हायर जाने के लिए आपको 6 से 8 की किताब भी पढ़नी चाहिए जी। तो लेकिन जो TET सेकंड में अगर आपने करना है तो आपको 6 से 8 की किताबें पढ़नी चाहिए जो NCERT की, वो तो आपके लिए मस्ट हैं। उसके अलावा आप और चीज़ें देख सकते हैं कि जो टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं उसके आधार पर आप तैयारी करें। जी, सीमित समय में पूरे सिलेबस का जो रिवीजन है वो किस तरह से किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप जो पढ़ें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जी, आपके जिसे कहते हैं कि आपके जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एक तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो पढ़ें आप समझ कर पढ़ें। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, गणित अभ्यास मांगता है, भाषा अभ्यास मांगती है, विज्ञान अभ्यास मांगते हैं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब आपने कोई विषय, आपने माना नंबर सिस्टम लिया, अब नंबर सिस्टम ख़त्म किया, आपने उसको तैयार कर लिया, तो उसके बाद उस पर क्विज़ करिए, जितने सवाल उसके बनते हैं उससे करिए। आपने 2D 3D शेप्स का किया तो अपने आप क्विज़ लीजिए, आपके पास इंटरनेट पे भी ये क्वेश्चंस उपलब्ध हैं। आप अगर टाइप करेंगे कि गिव मी सम क्वेश्चंस ऑन 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स, तो यू विल गेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेंगे, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। ऐसा ही इन्वायरमेंटल साइंस में जो मैंने कहा कि NCERT की किताबें बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें जो तथ्य आ रहे हैं उन तथ्यों को आपको बहुत गंभीरता से पढ़ना होगा। जी,
और निश्चित रूप से जब आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं, चाहे अध्यापक पात्रता परीक्षा की बात हो और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें भी आपको एक बहुत ज़्यादा इसकी मदद आपको एक प्रकार से मिलेगी। जी जी। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा में सीटीईटी की बात करें या यूटीईटी की, यूटेट सीटेट, हम दोनों की बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो ऐसे में जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका अध्ययन किस तरह से किया जाना चाहिए नवीनतम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हमेशा ही उपयोगी होते हैं जी। और मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ जो भी बच्चे और जो भी लोग इसमें बैठेंगे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा उनके लिए भी है जो नौकरी में जाएंगे और उनके लिए भी है जो नौकरी कर रहे हैं। जी। तो उनको अगर आगे फ्यूचर में प्रमोशंस चाहिए तो अब भविष्य में आपको टीईटी होना ज़रूरी है। तो आपको इस विषय पर ये देखना चाहिए कि आप उसके मॉक टेस्ट लें, आप उस विषय में जो प्रश्न बनते हैं उनको अधिक से अधिक अभ्यास करें। और जब आप पिछले पेपर देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि प्रश्नों की संरचना कैसे होती है। आपने सब कुछ पढ़ा लेकिन अगर पुराने प्रश्न पत्र नहीं देखे तो आप ये नहीं समझेंगे कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो आप उस तरह से तैयार करेंगे। आप अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो पैटर्न दे रहा है। 4 साल में आपको, 4 से 5 साल में आपको ये पता लग जाता है कि इसका फ्रेम इतना है, तो वो आपको मदद करेगा कि आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकें और ज़्यादा जो चीज़ें उपयोगी नहीं है उनको ना पढ़ें। जी, मॉक टेस्ट की हमने बात की, तो मॉक टेस्ट देने का सही समय और तरीका क्या होना चाहिए? अब मैं मॉक टेस्ट 2 प्रकार से सजेस्ट करूँगा जी। सबको। मॉक टेस्ट 2 प्रकार से होंगे। एक टेस्ट तो आप जब कोई चैप्टर पूरा हो जाए तो आप माना आप पैटर्न पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो आप जब पैटर्न आपने पूरा कर लिया या फ्रैक्शन कर रहे हैं, आपने फ्रैक्शन पूरा कर लिया, भिन्न पूरी कर ली, डिवीजन पूरा कर लिया, मल्टीप्लिकेशन पूरा कर लिया, तो आप इस पर खुद का टेस्ट लें और ये टेस्ट अवेलेबल हैं और किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, कोई आपको गाइड करता है वो भी अच्छी बात है। तो आप जो मॉक टेस्ट है वो आप एक तो तब लें जब आपके चैप्टर समाप्त होते जाएं जिस भी विषय में, और दूसरा तब लें जब आपका कंप्लीट हो जाए। तो कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट लेने चाहिए और इनकी तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। जो जहाँ पर आपने गैप देखा उसी तरह का प्रश्न 10 बार करिए तो अपने आप आपको वो चीज़ें सब क्लियर होने लगेंगी। तो कम से कम 10 बार का मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जी, कुलदीप जी, समय प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण एक हर परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समय प्रबंधन होना चाहिए किसी भी परीक्षा को जब हम देने जाते हैं। तो आपकी दृष्टि में समय प्रबंधन को लेकर, टाइम मैनेजमेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए इस परीक्षा के लिए? देखिए, समय प्रबंधन हम 2 तरह से देखेंगे। एक तो आप घर पर जब तैयारी कर रहे हैं परीक्षा पूर्व और परीक्षा के बाद। जी। तो परीक्षा पूर्व में मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं या जो भी इसके आकांक्षी हैं उन सबको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको इसको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें। क्योंकि अब कई जगह पर टीईटी को मेरिट के रूप में भी लिया जा रहा है, केवल पास परीक्षा नहीं है। अभी जो टीईटी के मानक हैं वो आपको 60% मार्क्स आप लाएंगे तो आप उत्तीर्ण समझे जाएंगे, लेकिन जब मेरिट बनती है अगर आप 70 लाए, 80 लाए, 90 लाए तो आपको एडवांटेज मिलता है, जहाँ पर आप मेरिट में ऊपर हो जाते हैं और आपका चयन में आसानी हो जाती है। और चयन हो रहा है तो आप मेरिट में टॉप में होते हैं तो आप सीनियर कहलाते हैं। तो इसलिए अब आप लोग जो परीक्षा पूर्व तैयारी है इसके लिए ये बात है, जब परीक्षा में आप जाएँ तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें, क्योंकि एक सवाल के लिए 1 मिनट के लगभग बराबर है, 1 मिनट है आपके पास, तो आपको पहले वो प्रश्न करने चाहिए जो आपको आते हैं। जी। क्योंकि आप अगर किसी ऐसे प्रश्न में उलझ गए जिसमें आपने 4 मिनट 5 मिनट लगा दिए तो इसका मतलब आपने 5 प्रश्नों का समय ले लिया। तो पहले उन प्रश्नों को हल कीजिए जो आपको सरल लगते हैं। अगर कोई कठिन प्रश्न लगता है उसे रुकिए और बाद में करिए पहले, नहीं तो आपको जो सरल प्रश्न होंगे उनके लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले सरल प्रश्न कीजिए फिर कठिन प्रश्न कीजिए, लेकिन छोड़िए कोई प्रश्न मत, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी बिल्कुल, और यही बात हम आगे भी करने जा रहे थे। हम समय प्रबंधन की हमने बात की और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत लाभकारी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अधिक से अधिक प्रश्न करने चाहिए या जो प्रश्नों की सीमा है उसको तय करके इस परीक्षा को करना चाहिए, इसमें प्रश्नों को बनाना चाहिए? देखिए, इसका पहला लाभ तो ये है कि जब आप सारे प्रश्न करते हैं तो कई प्रश्न अगर आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन जब आप पढ़ के लगता है तो आपको लगता है ये उत्तर होना चाहिए, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट गेस। वो गेस क्या होता है कि आपके कहीं अंतर्मन में वो प्रश्न है,
तो एक तो आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्योंकि आपका कोई उसमें हानि नहीं है। तो और जितना आप सोच समझ कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए। जी, आज के समय में ऑनलाइन तैयारी का भी एक बहुत बड़ा क्रेज़ है और ऑनलाइन रूप से हम पढ़ भी सकते हैं, डिजिटलाइजेशन है। ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं, क्या भिन्नता है और किसे आप ज़्यादा लाभकारी मानते हैं अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, दो बातें हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑनलाइन भी अच्छा है और ऑफलाइन भी अच्छा है। ऑफलाइन में थोड़ा सा ये गुंजाइश है जो अगर ऑफलाइन में पढ़ने में कि आपके पास उस प्रश्न को विस्तार में उस पर बात करने की चर्चा हो कि का समय होता है। ऑनलाइन में जो वन वे इंटरेक्शन है वो आपको कोई बता रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके मन में जब आप एक प्रश्न पूछते हैं तो उससे जुड़े हुए कई और सारे प्रश्न होते हैं। तो आपकी जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आप थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड हो जाता है। तथापि ऑनलाइन भी एक अच्छा माध्यम है। आपके पास समय नहीं है, आप ऑनलाइन करिए, आप ऑफलाइन करिए, जिसमें आपको लगता है कि आप ये आपको ज़्यादा मदद कर रहा है, वो मोड चुनना आपका काम है अभ्यर्थी। इसलिए हम इस पर ये नहीं कहेंगे कि आप इसी तरीके से जाइए। बिल्कुल। परीक्षा के दिन किन सामान्य गलतियों को हमें गलतियों से बचना चाहिए, या कह सकते हैं कि इन गलतियों को ना किया जाए तो आपका सिलेक्शन, आप जो सक्सेस रेट है वो आपको ज़्यादा मिल सकता है? देखिए, परीक्षा से पहले एक तो आपको रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम करते ही हैं कि जब ज़्यादातर लोग बच्चे और जब हम भी पढ़ते थे तो शायद हम भी ऐसे ही करते होंगे कि हमें लगता है कि आज की रात जितना ज़्यादा पढ़ लूँ उतना मुझे फ़ायदा होगा। जबकि बात हमने ये जो आपसे शुरू में कहा कि आपको जोर देना चाहिए अपने समझ पर, कंसेप्ट्स पर। अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको जो समय आपने कुछ छोड़ा भी है या कम भी पढ़ा है, आपके लिए तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप रिलैक्स रहते हैं तो उससे आपके मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉल के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप परीक्षा देना जाएं तो कम से कम उस दिन पूरी साउंड स्लीप सोएं, ठीक से सोएं, ठीक से खाएं, और जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो समय पर पहुँचें। और समय पर आप पहुंचेंगे तो आपको पास एक तो आपके अंदर घबराहट नहीं होगी कि मैं देर हो रहा हूं, मुझे बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे, तो कुछ समय आपकी चेकिंग में लगेगा और भी चीज़ें होंगी। इसलिए परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचें और प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार प्रश्न आपने प्रश्न को आता है आपको प्रश्न, लेकिन आप जो लिखा है वो नहीं, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसको पढ़ रहे हैं। इसलिए प्रश्न को कोशिश करिए कि आप उसे 2 बार जरूर पढ़ें। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ के करेंगे तो गलती होने के चांसेस। एक तो प्रश्न पढ़ने में बहुत सावधानी की जरूरत है, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। दूसरा, जो मैंने कहा कि जो आपको OMR सीट मिले उस पर जिस तरह से बताया गया उस तरह से गोले लगाइए। तो और तीसरा, समय पर जरूर पहुंचिए परीक्षा केंद्र पर। जी, बार बार परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पा रहे हैं, असफलता उनके हाथ लग रही है, तो उन्हें अपनी रणनीति में किस प्रकार से बदलाव करना चाहिए कुलदीप जी? इसमें आपको ये देखना है कि आपके किन क्षेत्रों में आप गलत कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी कमजोरी है। माना गणित में मैं 4-5 विषय ले लूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन। अगर माना आपने मल्टीप्लिकेशन के ठीक कर रहे हो और एडिशन ठीक कर रहे हो, लेकिन फ्रैक्शन में आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको फोकस करना चाहिए फ्रैक्शन में। तो जब आप पेपर देकर आएँ तो आप अगर आपको लगा कि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने प्रश्न पत्र से, या इसमें यह भी होता है कि आप अगली बार अपनी उपलब्धि बढ़ाने के लिए दोबारा बैठ सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, जितने बार चाहें आप उतनी बार बैठें जी, और कोई उम्र की सीमा भी नहीं है। तो इसलिए जब आप इस तरह के प्रश्न करें तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, आप ट्रेनिंग एक्सपर्ट भी रहे हैं और अभी भी आप बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं अभ्यर्थियों को। जो अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं उनकी सफलता से हमें किस प्रकार से सीख लेनी चाहिए? देखिए, सफलता के पीछे सबसे पहले नियोजित कार्य होता है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब जितना कोर्स आपके पास 2 महीने अभी सितंबर में होने वाला है, तो आपको बांटना है कि मैं कम से कम 2 या 3 बार इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लूँ। अब क्योंकि आपके पास समय कम है तो जो मैं कह रहा था 2 से 3 घंटे, आप समय भी बढ़ाना पड़ सकता है आपको। इसलिए आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम को बांट लें, कितने समय में क्या करना है, जो पाठ्यक्रम हो जाए उसको करते चलिए। फिर बार बार उन चीज़ों को मत पढ़िए जो आपको आती हैं, आप ध्यान दीजिए अपने जिन क्षेत्रों पर आपकी कमजोरी है। तो इस तरह से आप नियोजन से करेंगे, समयबद्ध रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। जी, आदर्श अध्ययन योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होनी चाहिए और किस तरह से हमें एक आदर्श तरीके से पढ़ना चाहिए जो हमें परीक्षा में हमको सफलता दिलाए? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा कि पाठ्यक्रम को आप बांटिए।
कि आप इतने समय में इसको करेंगे, जिसमें अभ्यास की ज़रूरत ज़्यादा है उसको ज़्यादा समय दीजिए। तो आपके पास जितने महीने हैं पूरे पाठ्यक्रम को बांटिए, कम से कम आप उस महीने में, आखिरी महीने में आप बार बार दोहराने के लिए तैयार हों। साथ ही अपना समय निश्चित करिए, कुछ भी हो लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैंने अगर डिसाइड किया है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा या 4 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो मुझे वो समय निकालना है। तो जहाँ डिसिप्लिन आने लगता है तो अपने आप से चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो इसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके पास योजना हो, आप अपना जो कमजोरी के क्षेत्र हैं आप उनको पहचानते हों, और साथ ही आप डिसिप्लिन हो कि आपने पढ़ना है, इतना समय करना है, तो निश्चित रूप से आप करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, टीईटी का रिजल्ट जो है ना वो बहुत मतलब एक जो स्तर बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये अपने आप में बहुत मेहनत मांगता है। अभी मैं बोर्ड का रिजल्ट अपना यहाँ का रिजल्ट दिख रहा था उत्तराखंड का, जो करीबन 19% टीईटी फर्स्ट में है और लगभग 38% टीईटी सेकंड में है। इसी तरह से सेंट्रल में भी है, 18 पॉइंट समथिंग जो पिछला टेस्ट हुआ वो फर्स्ट का है, और 26 पॉइंट समथिंग या 25 पॉइंट समथिंग वो सेकंड का है। कहने का अर्थ ये है कि सफलता की दर ऐसी नहीं है कि जो हम कहेंगे 70% 80% बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करेंगे, जो प्लानिंग से, आपके पास सफलता का मंत्र है, नियोजन कीजिए, दोहराव कीजिए और थोड़ा डिसिप्लिन रहिए और अपना लक्ष्य सामने रहिए कि मुझे पाठ्यक्रम इतने समय में समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत सुंदर। कुलदीप जी, आप कार्यक्रम मंजिल में शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी जिज्ञासाओं का समाधान किया होगा और इस चर्चा से आपकी तैयारी को नई दिशा मिलेगी। याद रखिए, सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास, सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल होती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।